अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को खर्चा बढ़ाना है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में खर्चा बढ़ाना है, सब लोग सहमत हैं और बजट में भी हम लोगों ने ये दिखाया है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा निवेश, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। पर वो खर्चा करने के लिए टैक्स कलेक्शन को तो बढ़ाना ही है। और माननीय सांसद की ये राय है कि एग्रीकल्चरल इनकम में काफ़ी कुछ टैक्स चोरी हो रही है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नहीं, एग्रीकल्चर इनकम नहीं, फार्म हाउस नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के नाम पे इनकम को छुपाया जा रहा है। हाँ। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप SECC डेटा देखें तो SECC डेटा में आपको पता चलेगा कि 91.7% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स का मंथली इनकम 10,000 से कम है। तो एग्रीकल्चरल इनकम वैसे भी कम है। और जो हम लोगों को आज के समय इनकम टैक्स डेटा के द्वारा पता चल रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है हर साल करीब 15,000 करोड़ के आसपास लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी इस पे जांच भी की है, काफ़ी इस पे सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस भी हुए हैं, काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं। और हमें लग नहीं रहा है कि जो बात चलाई जाती है कि एग्रीकल्चरल इनकम के द्वारा बहुत पैसों को छुपाया जा रहा है, कि वहाँ बहुत ज़्यादा है। आपको याद रखना होगा कि सरकार के खर्चे करीब 18 लाख करोड़ 19 लाख करोड़ हैं, उसमें 15, 20, 30 हज़ार करोड़ उतना ज़्यादा नहीं होता है। और जगह हैं जहां हम लोग कंप्लायंस, चाहे वो फॉरेन ब्लैक मनी हो, डोमेस्टिक ब्लैक मनी हो, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो, हम लोगों की राय ये है कि अगर हम उन जगह देखें तो वहां ज़्यादा हम लोगों को टैक्स चोरी मिलेगी, एग्रीकल्चरल इनकम में कम मिलेगी। ये सब विशेषज्ञों की और हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की ये राय है। नलिन कुमार कटील is there? He is not? Yes. Shri Kirit Somaiya ji. Yes. ओ नाना पटोले। Yes. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने टैक्स इवेजन, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग भी रह चुके हो और ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। आप प्रश्न पूछना हो तो बोलो, मैं सप्लीमेंट्री अलाउ करूंगी, मगर हाथ ऊपर करो, बोलो। ऐसा उठ करके खड़े होके नहीं अलाउ करूंगी, जरा तरीका तो समझो। अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, जो प्रश्न है उसमें टैक्स अवॉइडेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के संबंध में बात की है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या आपने जैसे कहा कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पार्किंग ऑफ स्कैम मनी होता है, तो फिलहाल जो नई चीजें उभर के आई है, जैसे पनामा पेपर्स, जैसे टैक्स हेवन, जिस प्रकार से कोई माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री के पुत्र ने पिताजी की इनकम सिकोया कैपिटल, वासन एडवांटेज ग्रुप 100 रुपए का शेयर 7,500 में बेचना, 4 अलग अलग लोग बिल करते, उन्हीं की ग्रैंड डॉटर के नाम से करते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि यह सब मामले में इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, ईडी ने कुछ जांच की है, कुछ मीडिया में रिपोर्ट आया है। देखो, जैसे हमारे महाराष्ट्र के उस समय के मंत्री छगन भुजबल पे कार्रवाई हुई, वो जेल में गए। इस संबंध में मंत्री महोदय क्या कहना चाहेंगे? क्या है, आप समझदार हो, क्यों नाम लेते हो किसी का जब मालूम है नाम नहीं लेना चाहिए? यस। माननीय मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी ये मामले टैक्स विभाग की नजर में आ रहे हैं, हर एक को टैक्स विभाग उपयुक्त नोटिस देकर इनकम टैक्स एक्ट और जितने भी संबंधित कानून है उन कानूनों में कार्रवाई कर रहा है। जहां तक इंडिविजुअल केसेस के संबंध में वो पूछते हैं, मैंने पहले भी सदन में कहा था कि टैक्स कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 138 है, जिसमें कि किसी प्रोसीडिंग की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती जब तक किसी केस, कोर्ट में केस फाइल ना हो। तो इसलिए इंडिविजुअल केस के संबंध में जानकारी रखना, उसकी कठिनाई कानून में ही लिखी है, लेकिन जो भी कानूनन कार्रवाई इन केसेस में होती है इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। पनामा पेपर्स के संबंध में भी जिस जिसके नाम आए हैं, हर एक को उसका नोटिस दिया गया है और उसकी पूरी जानकारी हो रही है। बी मेहताम जी। Madam Speaker, in the reply itself, recent past में जो पदक्षेप लिए गए हैं relating to black money, as per the decision of the
a direction of the Supreme Court when the EPA was in power, the first decision this government had taken was for constituting the Special Investigating Team. Two judges, former judges of Supreme Court, are in charge of this, this Special Investigating Team on black money under the chairmanship and vice chairmanship of two former judges of Honorable Supreme Court of India. इस बीच करीब 2 साल हो चुके हैं. I would like to understand, and as far as I believe that it is not a permanent body which will continue to exist. But there was certain mandate before the Special Investigating Team. जो ब्लैक मनी अंदर है देश के अंदर, उसको जानकारी करके सजेशन देंगे सरकार को किस तरह उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, और जो अनअकाउंटेड मनी बाहर जमा हुआ है इसके बारे में भी सजेशन देंगे. मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये अनअकाउंटेड मनी, टैक्स इवेशन, मनी पार्क्ड आउटसाइड, इसके बारे में कुछ सजेशन या कुछ रिपोर्ट एसआईटी सरकार को दिए हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट को दिए हुए हैं. और दूसरा ये है कि हैज एसआईटी सजेस्टेड दैट व्हाट न्यू लॉ is to be done, is to be promulgated, which will minimize the creation of black money in the country. Yes. Madam Speaker, we have received a wide set of recommendations from the SIT, which of course, as Honourable Member has noted, was constituted literally as one of the first actions of this government. And those have included the efforts that we have undertaken through the Foreign Black Money Act, which of course was passed in this August House, and which of course has resulted in a certain level of compliance, and now a series of investigations because of that set of disclosures, but also because of what we've got through HSBC disclosures, as well as through the International Committee of Journalists. And the most recent, of course, have been the Panama Papers. As Honorable Finance Minister has indicated, those notices have already been sent out. So as far as the foreign black money actions are undertaken, we've benefited greatly from the suggestions that they have provided. Now, as far as domestic black money is concerned, a number of suggestions have been provided there, including the 2 lakh rupee disclosure of PAN card, including restrictions on real estate, which we've implemented, fair market value assessment on certain transactions, both as far as real estate is concerned, as well as listed and unlisted assets are concerned. And then, of course, disclosure requirements themselves have been stepped up in the income tax return. So you can see that the SIT is doing a very commendable job in terms of providing to us a number of suggestions on what we can do to address foreign and domestic black money and the stock of black money that exists in this country, plus the flow of black money, which we are also compressing. Thank you. Question number 82, Sri Ashok Chauhan ji, not there. Srimati K. Geeta, question number bolo keval. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. No, pehle keval question number bolo. Question number, first one is not there. Question number 82. 82, yes, Mr. Minister. Question number 82, A to Yes. D. A statement is laid on the table of the House. Yes, now supplementary. Thank you, Speaker, ma'am, for giving me this opportunity. Ma'am, the Minister has given a very elaborate reply regarding the question that is being posed. I thank the Minister for his reply, ma'am. But in the entire reply, I see that there is a coordination gap between the state and the center. Here, the practice of medication like freely available OTC medicines, prescription by chemists, etc., are fertile ground for wrong dose combinations, development of microbial resistance, etc. The ban on FDC drugs by the Union government is a welcoming step because it is preventing the people from being more exposed to side effects. It would result in some inconvenience in the beginning, but at a later stage it would be highly beneficial, sir. But I feel that in the answer there is a difference, there is a lack of coordination between the state mechanism and the Union government. I wish to know from the Minister through you, Madam, that is there a special mechanism that is being worked out by the Union government to work in coordination, because the state gives the licenses, Madam, for the manufacturing unit, whereas the final product license has to be given by the Union government or the central drug department. So I would like to know from the Minister whether there is a mechanism that is being formulated by the Union government in coordination with the state governments, so that we
produce qualitative drugs, madam? And my second question is there a mechanism? Okay, thank you. Madam, as the honorable member has said, it is correct that at one point of time, because of lack of coordination, this situation came, where the state licensing authorities started giving licenses, which was primarily the duty of the Central Drug Control, and the Director General of the DCGI was the sole responsible agency which had to give the license. But because of the coordination between the two, the Central Drug Controller Organization came into action, and these drugs were found out, and 344 drugs, fixed dose combination, their licenses were cancelled. At this point of time, we are also trying to strengthen the State Drug Control Authority, and for that a comprehensive program has been made, and approximately some 1,700 crores is being spent on this, where we are going to strengthen and see to it that we work in coordination with each other. And so because of the coordination only, this result has come now, and further we will have more coordination. Second supplement. Thank you, madam. Thank you. I would like to thank the minister for his reply, ma'am. And secondly, because of this ban of this FDC drugs, basically, I would like to know from the minister that in the rural and the tribal areas, there will be a scarcity of drugs that is being available. And is there a mechanism, anyhow the matter is sub judice as of now, but is there a mechanism to provide fresh drugs to the health centers in the tribal and the rural areas so that the people, ultimate people will not suffer? Thank you. We are taking care that the people will not suffer. Frankly speaking, there are drugs available other than these drugs. And so they are very much in market, and the alternatives are there, so they are not going to suffer as far as that is concerned. But these drugs were needed. Every FDC is not wrong. FDCs are required for malaria, for HIV, for tuberculosis, and for other diseases, even for diabetes. But there are FDCs which are harmful to the patient, and for that only we have cancelled the license of 344 drugs. शरद त्रिपाठी जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसा कि इस प्रश्न संख्या 82 के कॉलम घ में उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास हमारे माननीय मंत्री जी कर भी रहे हैं, उसी के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी ब्रिटेन में एक रिसर्च हुआ है कि जितने भी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं उनके प्रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है सोडियम बाइकार्बोनेट के आधार पर की जाती है, और रिसर्च में यह बात उभर करके आई है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रयोग करने से 70% कैंसर जैसी घातक बीमारी बढ़ रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या इसको रोकने के लिए इसका कोई वैकल्पिक औषधि या वैकल्पिक प्रयास करने का कष्ट करेंगे? माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से अलग है। वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी एक्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आता है। जो इन्होंने कहा है उस कंसर्न को जरूर हम उसमें देखने का प्रयास करेंगे। बी विनोद कुमार। Thank you, Madam. Madam, I congratulate the Honorable Minister for issuing this Gazette notification on 10th March of this year, prohibiting the manufacture for sale and distribution of for human use these 344 fixed dose combination drugs. Madam, as per this reply, Madam, the government had taken necessary steps while issuing this Gazette notification. And earlier, as per this reply, a committee was constituted, and ultimately, out of 200 such drugs, only 344 were identified, and this Gazette notification was issued, Madam. Madam, now, as per this reply, various manufacturers, they have filed petitions, writ petitions in various courts across the country, Madam. I want to know from the Honorable Minister, Madam, because of these stay orders in different high courts, this issue cannot be resolved, and this Gazette notification which was issued by the government will not come into force. I want to know from the Honorable Minister whether you are filing any petition before the Supreme Court in order to transfer all these cases and let
one quote here this and dispose it as early as possible. I would like to know from the Honourable Minister whether such steps are being taken or not. This is a good suggestion. We can certainly consider this suggestion, but we are taking all legal recourse which is needed. But this suggestion is also taken, well taken. Mruganko Mehto, did not there? Thank you, madam. It has been found that for a long time, a fixed dose drug combination effectively and randomly used by the practitioners, but after using 1 or 2, 3 years, it has been found that it is harmful to the human. So my suggestion to the minister is that some sort of orientation program should be done by the distinguished professors and the pharmacologists among the doctors, by the central institution like AIIMS or medical colleges, so that the doctors who are practicing in the periphery, they get knowledge about these fixed drug combinations which are harmful, and so that these drugs are not used in the future. The suggestion is well taken. Question number 83, Sri Nityananda Rai. Minister, reply is laid on the table of the House. पूछिए। अध्यक्ष महोदया, यह बड़ा अहम सवाल है। जब देश सुरक्षित रहेगा तब हम सब सुरक्षित रह सकते हैं, और अपने भारत के जो पड़ोसी देशों की जो रवैया है उसको देखते हुए लगता है कि भारत को अपने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो दुनिया में उथल पुथल है, हम कब किसका दुश्मन और कब किसका दोस्त बन सकते हैं, जो भारत की अपनी नीति है आतंकवाद को समाप्त करना और अपने वैभव को ऊपर ले जाने का। माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर सदन को दिया है आपके माध्यम से, उसमें थोड़ी अस्पष्टता है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, तो और इनका उत्तर है कि हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा प्रयास है, इसके लिए हम आभार भी व्यक्त इनका करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रयास है उसके आधार पर हम आत्मनिर्भर कब होंगे और कैसे होंगे, इसके लिए हम थोड़ा स्पष्टता चाहते हैं। सभापति महोदय, I like to reply to the honorable member that achieving 100% is not possible, because the defense requirements have two basic constraints. One is it is very small in number, so sometimes economically it may not be possible or desirable also to manufacture certain components of it, particularly electronic component, in very small number. If you have to manufacture them, the cost would be too big. So certain components need not, when they are particularly available on the open market, and should not be manufactured here. Instead of that, we can buy them and keep them in stock if required for the 3 years or 5 years. And on these measures, we have taken many steps so that items which are required in small numbers, we built up the stock level. As far as basic technologies are concerned and ammunition is concerned, we are trying to achieve self-sufficiency. If a general guess is allowed, I would say achieving about 70% self-sufficiency is a very high level of self-sufficiency, because certain sectors like aviation sector has a global supply chain developed. Second supplementary, if any, you have. धन्यवाद मंत्री महोदय। हम आत्मनिर्भरता की ओर हैं। जो 30% जो बचा है उसकी भी उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी हम उस पर आत्मनिर्भर होंगे। दूसरा मेरा एक था कि क्वेश्चन की सरकार चालू वर्ष और अगले 2 वर्षों हेतु रक्षा उपकरणों के आयात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें उन्होंने बताया। लेकिन इसमें और यह है कि हम जब चिन्हित करने के लिए भारत में बनाओ MSME के अंतर्गत हम 10 करोड़ सरकारी और लगभग 3 करोड़ हम निजी क्षेत्रों से हम उसमें प्रावधान जब किया गया है, तो हम चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा था कि इसके लिए हम इस वर्ष में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं
तो इसमें थोड़ा सा अंतर आता है अध्यक्ष महोदया कि लक्ष्य तो क्यों लक्ष्य निर्धारित करने के लिए 13 करोड़ रुपए क्या पर्याप्त है क्या, और लक्ष्य निर्धारण के बाद वह चिन्हित करने के बाद हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार की क्या योजना है? Honorable Speaker Madam, I'd like to first inform the member that if he sees the figure which he has received about reduction in actual purchases from foreign vendors, it has come down from 52.47% to 36.30% over last 3 years. I would also like to indicate to the member that these are the actual purchases which has happened. While the orders which has been issued during last 3 years, we have improved the Indian content from Indian vendors value from 46% to 64%, besides increasing the quantum of orders also. So this is as far as the actual purchases जो हो रहे हैं उसके बारे में. As far as the concept you have raised, I think there is a slight misunderstanding about what he is raising. In order to encourage local, medium, small industries, we have come out with latest DPP 2016, which also provides for Make in India projects. There are 2 Make in India projects. Make 1 is government finance. सरकार उसको पैसा देती है up to 90% और गारंटी देती है कि 2 बरस के अंदर हम लोग अगर डेवलप बराबर करें, if it is developed properly and approved, within 2 years we will procure it, buy it. There is another category where industry themselves can come forward saying that we will develop this product. That is Make 2, where government does not fund the development, but government gives guarantee of purchase if it is done properly by them. खर्चा उनको ही करना पड़ता है. In case of Make 1 project, 10 crores limit has been set up for giving the project on priority to small and medium scale industry. वो 10 करोड़ total value नहीं है. Up to 10 crore अगर एक का development खर्चा रहेगा तो उसे small scale को priority दी जाएगी. Make 2 जो industry ने खुद बनाना है उसमें 3 करोड़ तक अगर प्रोजेक्ट रहेगा तो स्मॉल स्केल के लिए वो रिजर्व रहेगा. थैंक यू. अभिजीत मुखर्जी. Thank you, Madam, for giving me the chance. In fact, I have a supplementary question to the Honorable Minister that do we have sufficient gun, do we manufacture sufficient rifles, maybe it's SLR, AK-47, AK-57s, and is there any interchangeability of bullets or ammunition? Same bullet can be fired by other machines. Are we self-sufficient in that? Yes. Thank you, sir. Either ask a separate question because it's a very wide question, but I can say that we manufacture INSAS rifle and we have improved the version. There are various type of rifles and guns. So even otherwise also, if honorable member writes to me, I will give him the detailed information. As far as bullet is concerned, I think a particular bore bullet can be used for different guns. शेर सिंह गुबाया जी. मैडम मैं आपके माध्यम से मानयोग मंत्री साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे डिफेंस का ये मामला है, जो आधुनिक तौर तरीके के जो शस्त्र हैं वो खरीदे जा रहे हैं, इसके साथ एक और जो डिफेंस के लिए बॉर्डर एरिया की प्रॉब्लम है, मैं वो भी इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 1971 से जो जब के युद्ध हुआ था तो डिफेंस ने कुछ फार्मर्स की जो डिफेंस के रिगार्डिंग लैंड जो पर ली थी, अभी तक उनका जो बकाया वो खड़ा है, वो लोगों को इससे रिलेटेड है मैडम, डिफेंस से है, उन लोगों का जो पैसा है वो कब तक सरकार डिफेंस वो देगी? ऑनरेबल मेंबर अगर मुझे स्पेसिफिक केस भेज जाए एरिया, बिकॉज पूरी बॉर्डर 15,000 किलोमीटर से ऊपर है, तो मैं उनको उसके बारे में जवाब दूंगा. कौशलेंद्र कुमार जी.
माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने प्रश्न पूछने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पहले भी यह प्रश्न रखा था और आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैं बिहार के नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अत्याधुनिक आयुध कारखाना राजगीर में लगाया गया और 1 यूनिट चालू हुआ है, 3 यूनिट चालू नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने पिछले साल भी कहा था कि मैं इसको देखूंगा और चालू भी करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 4 यूनिट आप कब तक चालू करेंगे, यही मैं जानना चाहता हूं। बाकी जो 4 नहीं है वो ज़्यादा उसमें, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, बट आई विल से दैट द प्रोजेक्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 1 जो डेफिशिएंसी है उसके लिए खरीदने की टेंडर्स या RFP निकल चुकी है और उनका अलग अलग यूनिट का अलग अलग टारगेट है। जो मुझे याद है 2019 तक सब मशीन्स ऑपरेट होनी चाहिए, लेकिन हम रुके नहीं हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दैट यूनिट। बाकी जो सामान नहीं बन रहा है वहाँ, वो दूसरे जगह से हमारे ही यूनिट से वहाँ लाके उसको वहाँ BMC जो उधर बननी थी, बाई मॉड्यूलर चार्ज यूनिट्स, वो वहाँ बनने चालू हो गए। एंड आई एम प्लीज टू से दैट द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ 1800 एंड सम ऑड फिगर और करीबन 1900 ये 31 मार्च को आर्मी को सप्लाई हो चुके हैं और 50,000 की बल्क प्रोडक्शन, मतलब मास प्रोडक्शन करने की अप्रूवल आर्मी ने उनको दे दी है। कब महीने बरस में 2 लाख के हम लोग 2 लाख तक जाना चाहते हैं इमीडिएटली, लेकिन मशीनरी बनने के बाद उसकी कैपेसिटी 8 लाख यूनिट रहेगी। ज्योतिरादित्य, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि हमारा पड़ोसी तेजी से इस शस्त्र की दौड़ में आगे बढ़ रहा है जब से ये सरकार पिछले 2 सालों में यहाँ आई है। एक तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका F-16 आज पाकिस्तान को बेच रहा है, चीन आर्म सेल्स पाकिस्तान को कर रहे हैं, प्लीज आप रूस आर्म सेल्स पाकिस्तान को कर रहे हैं। तो ये सरकार की क्या सोच है कि इस विषय में भी हमारे पड़ोसी को नियंत्रण में रखने के लिए, नहीं तो ये शस्त्र की दौड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, हमारी सरकार को इस पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि हमने जो एक पराया के रूप में पाकिस्तान को रखा था, आज वो उस पिंजरे से निकलकर हर देश के साथ आर्म्स की सेल्स और आर्म्स की परचेज कर रहा है। स्पीकर मैडम, इसके लिए महोदय अगर दूसरा सवाल पूछे तो उसका डिटेल रिप्लाई दे सकता हूँ। हम अभी हमारे देश में उत्पादन बढ़ाने की बात। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 84 श्री पंकज चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 84। यस, बराबर जवाब दिया है, जो दिया समझ लो। Madam, question number 84, A to C, a statement is laid on the table of the House. Yes, supplementary. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 14-15 में देश के विभिन्न भागों में एम्स के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी माननीय सांसदों और वहाँ की स्थिति को देखते हुए गोरखपुर में भी एम्स की स्थापना की घोषणा की गई थी। अध्यक्ष जी, 2 साल हो चुका है, अभी मंत्री जी का जो जवाब आया है कि गोरखपुर एम्स सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्तें पूरा किए जाना बाकी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2 साल बीत गए और वहां पे भारी आंदोलन चल रहा है, हम लोगों का वहां पर जीना दूभर हो गया है, लोगों की मांग है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी शर्तें अभी नहीं पूरी की गई हैं और कब तक वहां पर धन मुहैया कराया जाएगा। और साथ में मैं मंत्री जी से एक सूचना देना चाहता हूं कि अगर गोरखपुर में जो जमीन की व्यवस्था में दिक्कतें आ रही हैं, हालांकि गोरखपुर ही उपयोग स्थान है एम्स के लिए, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, वहां से बिहार नेपाल के सारे लोग, गोरखपुर की बहुत बड़ा भाग वहां पे काम करता है, लेकिन अगर जमीन की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो महाराजगंज जनपद में एनटीसी की 634 एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है। अगर उस पर भी विचार कर सकें तो निश्चित रूप से इसका जवाब मैं चाहता हूँ। ये एम्स गोरखपुर के लिए 2 विषय आए थे, एक तो कनेक्टिविटी की दृष्टि से सड़क की बात आई थी और दूसरी ज़मीन की बात आई थी। दोनों ही विषयों में प्रदेश सरकार को हमने लिखा और प्रदेश सरकार ने उन सारी चीज़ों के बारे में अपना जवाब दिया है।
जमीन अभी भी जो उन्होंने बताई है उस पर कुछ विषय हैं जिस पर हमको क्लैरिटी नहीं मिली है। परसों ही हमने फिर से चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखी है कि उस पर हमको क्लैरिटी दी जाए ताकि हम उसका कार्य को आगे बढ़ाएं। जहां तक धन का सवाल है, धन की कोई समस्या नहीं है। जिस दिन इसकी क्लैरिटी हो जाती है उसी दिन काम शुरू करें। सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष जी, दिल्ली स्थित एम्स में प्रतिदिन 10,000 ओपीडी का इलाज होता है, ओपीडी देखी जाती है। अभी कुछ दिन पहले सब जो 6 एम्स चालू हुए, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, जो औसतन ओपीडी 1960, 800, 1000, 1950, 5710 लोगों का ओपीडी होता है। मेरा मंत्री जी से जानना है कि जो एम्स हमारे खुले हुए हैं और वहां पर जो दिल्ली की एम्स है उस प्रकार से अत्याधुनिक व्यवस्था अगर वहां किया जाए तो वहां के लोगों को दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली के तहत सुसज्जित इन जो 6 एम्स हैं उनको कराने का कब तक कृपा करेंगे। तीव्र गति से इस पर कार्य चल रहा है। इंस्टीट्यूशंस को ग्रो करने में समय लगता है और हम एम्स की फैकल्टी की दृष्टि से एम्स लेवल के ही एम्स खोल रहे हैं। तो इसलिए हमको उसके रिक्रूटमेंट में, विशेष करके फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है ताकि उसका जो ब्रांड नेम है एम्स वो डाइल्यूट ना हो। लेकिन वी आर गोइंग वेरी फास्ट। सभी जगह जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है वो बन चुका है। स्टाफ हमने रिक्रूट किया है और स्टाफ उसमें रिक्रूट कर रहे हैं। इंटरव्यूज बारंबार हो रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट डाइल्यूटिंग द स्टैंडर्ड्स। उसके अनुसार ही हम फैकल्टी ला रहे हैं। नीना होंगेरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से जो हमारा एक ये जो एम्स की जो अस्पताल है, एम्स लाइक अस्पताल है, जो सारा देश में जिस प्रकार से उन्होंने अभी जस्ट उसका जवाब दिया, लेकिन मैं यही एक दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वोत्तर राज्यों में, चाहे वो असम में हो या मेघालय में हो, मिजोरम, मणिपुर में हो, सिक्किम में हो, वहाँ में हमारा स्वास्थ्य केंद्र या एम्स या एक मेडिकल कॉलेज का इसका सुविधा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अभी तक वो सुविधा अभी हमको ये नहीं है, आवश्यकता अब हमको नहीं, अभी तक आपने नहीं प्राप्त किया है। पिछले बार 377 में भी इस मुद्दा को मैंने उठाया था। पासीघाट जैसे एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ हमारे 200 एकड़ का सर्वे भी हो चुका है, उसका सबमिशन भी हो चुका है। तो इसमें आप काइंडली हमको जवाब दीजिए कि क्या आप जो हमारा जो अभी वंचित हो रही है अरुणाचल प्रदेश, इसके लिए आप कुछ काम करेंगे कि नहीं, खासतौर मेडिकल कॉलेज और उसके एम्स लाइक हॉस्पिटल के लिए। थैंक यू। ज़रूर करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर विशेष करके है, इसलिए इस पर हमने ध्यान रखा है। फेज्ड मैनर में वी आर गोइंग फॉरवर्ड। उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं। जो अभी नए एम्स बने, एक भोपाल में भी एम्स तैयार हुआ है। मैं गवर्निंग बॉडी में पिछले बार मैं और वर्तमान विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी उसके मेंबर थे। हम लोगों ने उस समय कई बार ये चीज़ लिखकर भी दी और उठाया कि यहाँ गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये देश का बहुत भविष्य का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन उस पर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब जब ये विषय संज्ञान में आया तो उसकी जांच भी कराई गई और उसके भ्रष्टाचार की जांच भी चल रही। मंत्री जी ने अभी कहा है कि हम फैकल्टी की कमी बहुत महसूस कर रहे हैं और उसके एम्स के नॉर्म्स के हिसाब से फैकल्टी मिलेगी तब हम चालू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। दिल्ली की एम्स का जो प्रेशर है उसके साथ साथ सारे सांसदों पर भी प्रेशर रहता है पेशेंट्स का। मेरा अनुरोध है, एम्स शहर के बीच में है, ऐसे ही भोपाल का एम्स भी शहर के बीच में। माननीय अध्यक्ष जी आप जानते हैं इतने अच्छे स्थान पर बना एम्स, उस पर पेशेंट्स हम आज जाते हैं उनको विधिवत इलाज नहीं मिल पा रहा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 820 करोड़ का धन आपने उस एम्स में लगाया है उसका समुचित उपयोग हो, उसके लिए ये फैकल्टी, मशीन्स और जो आज के समय के हिसाब से जो इंतजाम वहां पर होना चाहिए, इसमें कितना समय लगेगा, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। धन्यवाद।
प्लीज प्लीज। भोपाल एम्स में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। न्यू डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, डिप्टी डायरेक्टर को भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी हमने फास्ट किया है। बहुत तीव्र गति से वो भोपाल का एम्स ठीक तरीके से आगे बढ़ेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 85 में आता श्री पी.के. बिजू इज नॉट देयर। श्रीमती ज्योति धुर्वे। क्वेश्चन नंबर 85। यस मिस्टर मिनिस्टर। सभा पर डगर रखा हुआ है, पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। आयुष भारत की पुरानी और प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति है, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक जैसी हम अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रचालित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत को और इस भारत के प्राचीन योग को एक विशिष्ट स्थान पर उन्होंने पहुंचाया है। मेरा आपके माध्यम से यह प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा महामारी एवं वेक्टर जनित रोगों, मातृ एवं शिशुओं के स्वास्थ्य परिचर्या का समय समय पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए एक ऐसे विशेष दल की हमेशा, हाँ, चाहे वनवासी क्षेत्र हो, दलित क्षेत्र हो और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में हमेशा ऐसी घोर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदया, आयुष एक ऐसी पद्धति है जो प्राचीन पद्धति है और ये जो क्षेत्र भी होता है वो हमेशा ऐसे होता है कि ये लोग जो होते हैं वो प्राचीन पद्धति से ही अपने स्वास्थ्य को हमेशा लाभ लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि आयुष ग्राम अवधारणा को उन्होंने और हमारी सरकार ने इसे लिया है और जिसे उन्होंने प्रति ब्लॉक एवं गांव को आयुष जीवन शैली के तरीके और अभ्यास को अपनाने का स्वास्थ्य परिचर्या के लिए चयनित किया जाना है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि ये जो चयनित प्रक्रिया है वह आज त्वरित समय पर वह कैसी स्थिति में है और आगामी समय में और कितनी जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को वो पूरी करेंगे ताकि हम जमीनी स्तर पर उन आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए हम इस आयुष को वहां तक पहुंचाने में हमारी सरकार का कार्यक्रम किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने मुद्दा उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आयुष मंत्रालय इसी के बारे में गंभीरता से प्रयास कर रही है। जो दो मुद्दे हैं उनके, एक स्कूली बच्चों के लिए, आदिवासी और इतर लोगों के लिए ये जो हमारी आयुष ग्राम योजना है, ये योजना अभी शुरू हो गई है। हमने राज्यों से प्रस्ताव मांगे हुए हैं, प्रस्ताव आने लगे हैं और इसी की ओर से जो कुछ स्कूली बच्चों के लिए जो इलाज है, आदिवासियों के लिए इलाज है, बाकी इतर इनके लिए जो सुविधा नहीं है उनके लिए इलाज करने का हमने शुरू किया हुआ है। और एक बात बताना चाहता हूं कि हमने 6 राज्यों में एक इस तरह की योजना ली है कि सभी पैथी का इंटीग्रेशन करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ये डिसीज को सब पूरे जिला में चेक करके जिसको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी उसको मेडिसिन देंगे। इसके ऊपर
कुछ उसको आगे अगले अस्पताल में रिफर करना पड़ेगा, वो भी हमने शुरू 6 जिले लिए हैं 6 राज्यों के, और इसी तरह से गांव तक, हर घर तक जाने का प्रयास आयुष मंत्रालय का है। सेकंड सप्लीमेंट्री है कुछ? नो, ओके, इट्स ओके, डोंट नेसेसरी। यस, तापस मंडल जी। Thank you, Madam Speaker. There is modification of recruitment rules for Ayush doctors is pending for a long time. My question to the Honourable Minister is that when the Ministry will take up the matter with priority basis to implement the modification of recruitment rules for Ayush medical doctors. Thank you, ma'am. माननीय अध्यक्ष जी, हमने अभी जो नेशनल आयुष मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके अंतर्गत सभी आयुष डॉक्टर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, जिला हॉस्पिटल में उनकी भर्ती शुरू की है। कम से कम मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 20,000 से ज़्यादा डॉक्टर इस नेशनल हेल्थ मिशन में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने उसमें मौका दिया हुआ है और ये प्रक्रिया चालू है। हम चाहते हैं कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे एक आयुष का डॉक्टर वहाँ रहे और जो अस्पताल है उसमें एक अलग कक्ष बने पेशेंट आयुष के लिए, और वहाँ भी हम उस डॉक्टर को लेने का हमारा प्रयास शुरू है। वीरेंद्र कुमार जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयासों से आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, पंचकर्मा, इनको काफ़ी पहचान मिली है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान मिली। काफ़ी राष्ट्रों ने इसको अपनाया। उनका मानना है कि हम अपनी पारंपरिक औषधियों को प्रोत्साहित करके तथा उनकी वैज्ञानिक जांच और मानक तथा गुणवत्ता से जुड़ी हुई चीज़ों पर सुधार कर उनका दोहन करके विश्व में अग्रणी स्थान बना सकते हैं। आज आयुर्वेद पद्धति केवल हमारे देश में नहीं, विश्व में काफ़ी देशों में लोकप्रिय हो रही है और विश्व के कई राष्ट्रों से केरल में जो है ना, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से चिकित्सा कराने के लिए आते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए संवर्धन के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु आयुर्वेदिक अस्पतालों की जो हम हालत देखते हैं देश भर में, अस्पतालों में जाने पर जो है ना कोई प्रभाव अस्पताल छोड़ नहीं पाते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए और राज्यों के साथ में संवर्धन करके उन अस्पतालों का आधुनिकीकरण, सज्जा से सुसज्जित करने का प्रयास करने की दिशा में कोई कदम उठाए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, आयुष मिशन के जरिए जो हमारे मंत्रालय ने आयुष मिशन शुरू किया है, जो सभी जो स्कीम्स थी इस आयुष मंत्रालय की, तो सभी हमने आयुष मिशन के अंदर इकट्ठा की हुई है। और जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है जिसके लिए जो कुछ रिनोवेशन के लिए या अपग्रेडेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो राज्य सरकार में से हम उनको देते हैं और इसलिए अपग्रेडेशन के अलग अलग क्राइटेरिया है और जो राज्य सरकार हमें पैसा मांगता है कि इस जिला हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन करना है, उसी के मुताबिक हम उनको पैसा देते हैं। और जिन सरकारों ने हमारे पास जो पैसा मांगा है, आज जो बजट के हमारे पास जितना बजट है वो पूरा बजट हमने उनको दे दिया है। मुझे बताने में खुशी है, इस साल का बजट कम से कम हमने अप्रोक्सीमेटली 97% हमने बजट इस साल का खर्चा किया हुआ है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 86, रायापति सांबाशिव राव इज नॉट देयर। केंद्र है जिसका निरंतर मैं आग्रह कर चुका हूं कि जो किसान चैनल भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, क्या भारत सरकार आने वाले समय में, क्योंकि हिसार के अंदर एक वेटनरी, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दूरदर्शन के माध्यम से किसान चैनल को हिसार से रिले कराने का काम करेगी और उस दूरदर्शन के केंद्र को अपग्रेड करने का काम करेगी।